हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेबी रेगुलेशन 1998 और ये रेगुलेशन है हमारे बाईबैक के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ जी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेबी रेगुलेशन 1998 जो कि है बाईबैक के रिगार्डिंग। अच्छा, ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आएगा अगर आपने बाईबैक का चैप्टर कंपनी लॉ में पढ़ा होगा तो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून नंदिनी जी। ओके, तो बढ़िया से पढ़िएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट का, जो कि बाईबैक के बारे में बात करता है। और आज के इस चैप्टर में हमें बाईबैक के बारे में बात करना है। जैसे मैंने इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आप लोगों को पढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में फॉलो किया था वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बाईबैक में फॉलो किया था। कंपनीज एक्ट में फॉलो किया था वही हमने सेबी में फॉलो किया था। और बाईबैक का भी सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में फॉलो किया था वो हमारा बाईबैक का यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग बाईबैक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ओके, खुल जा सेम सेम। हाँ जी, तो बाईबैक का मतलब आप लोगों को पता है कि जब कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक। जब कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ओके मैम। तो आज की क्लास में हमें बाईबैक के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पे आ गया कि सेक्शन 68 हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 में बात किया था बाईबैक के लिए कि बाईबैक क्या होता है। हम लोगों ने अच्छे से बात कर रखा है। आई होप कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो बाईबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक। ठीक है, और फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसा क्या होता है कि कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लेती है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास जो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, कंपनी के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो कंपनी कहती है कि क्यों ना भाई, अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं और हम लोगों ने बाहर वालों से पैसे ले रखे हैं तो क्यों ना थोड़े थोड़े पैसे बाहर वालों को वापस कर दिए जाएं। तो इस वजह से हम बाईबैक करते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सिक्योरिटीज जब हमारे सर्कुलेट हो जाते हैं तो उनके प्राइजेस मार्केट में गिरने लगते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो मार्केट में प्राइजेस गिरने लगते हैं। तो उनके प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग बाईबैक कर लेते हैं। या बहुत सारे लोग हमारे मार्केट में जब हमारे सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे मतलब अनवांटेड बिट्स को रिमूव करने के लिए। अनवांटेड बिट्स का मतलब होता है कि मार्केट में हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा सर्कुलेटेड है, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास हमारे सिक्योरिटी चले गए जिनके पास ज़्यादा हमारा सिक्योरिटी जाना हमारे कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, या समटाइम हम ऐसा चाहते हैं कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज के पास ज़्यादा शेयर्स ना हो, ज़्यादा शेयर्स किसके पास हो, प्रमोटर्स ग्रुप के पास हो, और इसकी वजह से हम बाहर वालों से अपने शेयर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कि जाना चाहते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि ठीक है चलो तुम जा सकते हो। ठीक है, या अगर हम आगे मूव करें तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने के लिए। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है जितने कम शेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगी। तो अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई बैक करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो सबसे पहले यही लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आने की संभावना भी बनती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे ना। आगे मूव करते हैं हम लोग कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर बाईबैक। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कंपनीज एक्ट में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये कह लीजिए कि मैं कंपनीज एक्ट भी आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ बाईबैक की तो आपको पता है कि एक बार में मैक्सिमम 25% तक का ही बाईबैक हम कर सकते हैं। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी बाईबैक शैल बी 25%, या उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 25%, लेकिन किसका, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। तो आप लोगों को कंपनीज एक्ट में याद होगा, यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बता रखा है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कंपनी शेयर्स को बाईबैक करती है वो क्या होने चाहिए, हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए।
अच्छा, तो हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि मैक्सिमम एक टाइम में 25% अप टू 25% पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक के शेयर्स को ही हम बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि फुल्ली पेड अप शेयर्स ही हम बाईबैक कर सकते हैं और डेट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 का मेंटेन होना चाहिए। एंड इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ बाईबैक, तो आपको आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं सोर्सेज ऑफ बाईबैक की, बाईबैक को हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं बाईबैक के। तो बाईबैक को हम कर सकते हैं कहाँ से, बाईबैक का मतलब होता है कि हम शेयर होल्डर से पैसे लेंगे और उनको शेयर होल्डर से शेयर लेंगे और उनको पैसे वापस करेंगे। तो एक शेयर होल्डर से जब हम शेयर्स को वापस लेके उनके बदले में उनको पैसे वापस करते हैं, तो ये पैसे हम कहाँ कहाँ से देंगे। तो लॉ कहता है कि ये पैसों को आप फ्री रिजर्व से दोगे। याद करो, क्या कोई चेंजेस है? नहीं। कंपनीज एक्ट में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर हमें बाईबैक करना है तो हम कहाँ से करेंगे, फ्री रिजर्व से करेंगे, ठीक है। अच्छा, और कहाँ से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर आगे मूव करते हैं, प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या नए शेयर्स को इशू करके भी हम पुराने शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं, नए शेयर्स को इशू करके भी हम पुराने शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस की बात कर, ध्यान दीजिएगा। नो सच बाईबैक, ध्यान दीजिएगा, अगर जिस तरीके के शेयर्स को हम बाईबैक कर रहे हैं सिमिलर टाइप के शेयर्स को इशू करके नहीं कर सकते। याद करो, कंपनी लॉ में बताया था ना, मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 14% प्रेफरेंस शेयर, या मान लो मैं एक काइंड ऑफ इक्विटी शेयर को इशू कर रही हूँ और उसी को बाईबैक कर रही हूँ, तो सिमिलर टाइप ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, provided that no such buyback shall be made out the proceeds of earlier issue of the same kind of shares, ठीक है। तो शेयर्स, न्यू शेयर्स को इशू करके तो हम बाईबैक कर सकते हैं, बट सिमिलर टाइप ऑफ शेयर्स को इशू करके हम बाईबैक नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, a company shall not buy its own shares through its subsidiary कंपनी के माध्यम से आप बाईबैक नहीं करोगे, या इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से आप बाईबैक नहीं करोगे, ठीक है। नो बाईबैक परमिटेड इफ डिफॉल्ट इज मेड इन रीपेमेंट। अब मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया हुआ था कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया है अपने डिपॉजिट्स का, अपने डिबेंचर होल्डर्स का, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट का, डिबेंचर होल्डर पे के इंटरेस्ट का, या आपने प्रेफरेंस शेयर का कोई पैसा बाकी है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा बाकी है, आपने उनको पेमेंट नहीं किया है, तो या कोई इंटरेस्ट, आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से, आपने उसका पैसा नहीं दिया है, तो जब तक आप मतलब अपने क्रेडिटर का पैसा नहीं दे रहे हो और कंपनी के मालिकों को पैसा बांट रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब आप क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रहे हो और आप कंपनी के मालिकों को पैसा बांट रहे हो, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। तो लॉ क्या कहता है, अगर आपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया और मालिकों को पैसा बांट रहे हो, नहीं, पहले क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई कर दो, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आप मालिकों को पैसा बांटो, ठीक है। ओके, मेथड्स ऑफ बाईबैक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से हम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम प्रपोज करें कि ये हमारी कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं और हमारी कंपनी अपने फंड्स को, अपने शेयर्स को वापस मंगाना चाहती है, तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो वो हमारे शेयर्स को वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कि इंटरेस्टेड हैं उनसे मंगवा सकते हैं फ्रॉम ओपन मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट, ठीक है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं, हमने इशू करके रखे हुए हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को वापस करवा लें, ठीक है। एंड फ्रॉम ऑड लॉट, अभी ये बताएंगे थोड़ी देर में। नो ऑफर इन केस ऑफ बाईबैक फ्रॉम ओपन मार्केट शैल बी मेड फॉर 15% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम द ओपन मार्केट, मतलब अप टू, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं, 15% से लेस हम कर सकते हैं, मतलब ओपन मार्केट से। नो ऑफर इन केस ऑफ बाईबैक फ्रॉम ओपन मार्केट शैल बी मेड फॉर 15% और मोर, मतलब 15% से बिलो है तो फिर आप ओपन मार्केट से कर सकते हो। मतलब टोटल इक्विटी होल्डर जो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है 15 से बिलो तक तो कर सकते हो, बट 15 और मोर आप ओपन मार्केट से नहीं करोगे, ठीक है। मतलब अचानक से आप अपने मार्केट से शेयर्स को विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ना, मार्केट में एक मैसेज इन्वेस्टर में ना डर पैदा हो जाएगा कि यार ये कंपनी भाग रही है क्या, या ये कंपनी पैसे, मतलब यह कंपनी अपने शेयर्स को विड्रॉ कर रही है, तो एक तरीके का डर क्रिएट हो जाता है। या समटाइम्स ऐसा होता है ना, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स को मार्केट से वापस ले रहे हो, है ना, बाईबैक कर रहे हो। अच्छा, बाईबैक कर रहे हो तो सप्लाई आप कम कर रहे हो, उधर से डिमांड ज़्यादा है, प्राइजेस हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि 15% से बिलो करना है कर लो, मैक्सिमम नहीं कर सकते, एक्सीडिंग अमाउंट नहीं कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, एनी पर्सन और इनसाइडर शैल नॉट डील इन सिक्योरिटीज। ध्यान दीजिएगा, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को बताया,
एनी पर्सन और इंसाइडर शैल नॉट डील इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन। तो इनसाइडर ट्रेडिंग वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब घर कंपनी के अंदर का कोई पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रभात पाठक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट पे लॉन्च होगा बवाल मच जाएगा, ठीक है, और लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट हमारी कंपनी में बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बात मेरे को पता है, सर को पता है, ठीक है, और एक कुछ और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें पता है, ठीक है। अब उन लोगों को पता है, वो लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बता दिया, और पता है प्रभात पाठक क्लासेस के शेयर्स परचेज करो, ये कंपनी जो शेयर्स इशू करने वाली है, प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाली है, ये कंपनी के प्राइजेस बहुत तेजी से हाई होंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये कंपनी में मुनाफा है। आप कहते हैं ये कंपनी में मुनाफा है, जैसे ही दूसरे डायरेक्टर्स ने अपने रिलेटिव्स को बताया, उन लोगों ने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, कंपनी ने आज प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये मार्केट में बवाल मच गया। अच्छा देखो, अब इसमें कुछ लोगों का फायदा हो गया, बेचारे और भी तो इन्वेस्टर्स बैठे हुए मार्केट में ना, उनका नहीं फायदा हुआ, कुछ लोगों का, कुछ गिने चुने लोगों का फायदा हो गया। तो लोग कहते हैं ये तो गलत बात है कि मतलब देखो, अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो इक्वल लेवल पे, इक्वल रेशियो में हम सबको परोसे। अब ये क्या है, हम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से लोगों को सिक्योरिटी सोल्ड आउट कर रहे हैं, या हम कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट कर रही मार्केट में, कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, कुछ लोगों को कम बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हमारे वहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशन इशू के सेबी ने, और यहाँ पे वही बात कर रखी है कि कोई भी पर्सन जो है वो इनसाइडर से डील नहीं करेगा सिक्योरिटीज वगैरह के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर टू बाय बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ बाय बैक पीरियड ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर टू बाय बैक, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बाय बैक किया तो 1 ईयर तक आप फर्दर दूसरा बाय बैक नहीं कर सकते। ये वाली बात तो कंपनीज एक्ट की है, याद करो। क्या कंपनीज एक्ट में ये वाली बात बताई थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंपनीज एक्ट में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था, ठीक है, कि 1 ईयर, एक बायबैक के बीच में 1 ईयर का गैप। एंड बायबैक पीरियड मीन्स टाइम बिटवीन द ऑथोराइजेशन फॉर बायबैक बाय कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑन विच पेमेंट इज मेड शेयर होल्डर हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि 1 साल कहाँ से, जिस डेट को ऑथोराइज हो गया कि आज से हमें बायबैक करना है, वो डेट से 1 ईयर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अ कंपनी इज नॉट परमिट बायबैक थ्रू नेगोशिएटेड डील्स। नेगोशिएटेड डील नहीं होंगे, ठीक है। नेगोशिएटेड का मतलब होता है कि लाइक प्राइस में फ्लक्चुएशन करा के, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के रेशियो को चेंज करके, ठीक है, और प्राइवेट अरेंजमेंट और स्पॉट ट्रांजेक्शन, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से पर्सनली नहीं करेगा। अगर बायबैक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को उसने ऑफर दिया, नहीं, सभी पर्सन को आपको ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको आपके आर्टिकल ऑफ अगर देखिए बायबैक की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर लिखवाया हुआ है, ठीक है, प्रोसीजर लिखवाया हुआ है। तो वहाँ पे सबसे पहले लिखवाया कि कोई भी कंपनी तभी बायबैक कर पाएगी जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उसको परमिट किया होगा। तो किसी भी कंपनी को बायबैक करने के लिए उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने क्या किया, उसको परमिट किया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिट कर दिया है तो फिर इस बेसिस पे कहाँ गया ध्यान दीजिएगा। आप कंपनी का आर्टिकल ऑफ, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को बायबैक करेगी तो सबसे पहले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो वो उसके अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करेगी, ठीक है। ऑल्टर करने के बाद बोर्ड मीटिंग बुलाएगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाएगी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि अगर कोई कंपनी है अप टू 10% तक के शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो बेटा इस केस में उसको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व के शेयर्स जो हैं वैल्यू के, अगर उसको बायबैक करनी है और अप टू 10% है तो BR पास करवा के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकियों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें SR चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिशन दिया है तभी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। अगर अप टू 10% है तो BR से ही काम चल जाएगा, अगर मोर देन 10% है तो फिर हमें SR की जरूरत होगी। तो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड करेंगे, जनरल मीटिंग बुलाएंगे,
जनरल मीटिंग में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करेंगे, और जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद हम अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है। देखो जो कंपनीज एक्ट कहता है वही तो हमारा सेबी रेगुलेशन कहेगा। देखिए ध्यान से, बायबैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इन केस देयर इज नो सच प्रोविजन द कंपनी हैज फर्स्ट ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यही बात लिखी हुई है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बायबैक कैन बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ बायबैक। मतलब कितना बायबैक कर रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग होगा कि हम बीएम पास बोर्ड मीटिंग करवाएं या फिर हम जनरल मीटिंग करवाएं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बायबैक अप टू 10%। आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, of the total paid up capital and equity capital and free reserve of the company by passing board resolution। और अगर उससे ज़्यादा करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल कर सकते हैं, और अप टू 25% तक का कर ही सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो हम अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं। ठीक है, 10% तक के लिए हम बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नोट, द कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन विद सेबी। मतलब वहां पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को फाइल करेगी, यहाँ पे क्या है, सेबी को फाइल करेगी, है ना। एंड द स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आपके शेयर्स रजिस्टर है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में क्या हो गया, खाली ये वाली लाइन, ये वाला नोट हमारा एक्स्ट्रा आ गया कि वहां पे हम आरओसी को फाइल करते थे कॉपी, रेजोल्यूशन की कॉपी, यहाँ पे हम किसको फाइल करेंगे, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को। वेयर द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड within 2 working days of the date of passing of the resolution। ठीक है, कि मतलब हम अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। फिर अप्रूवल बाय शेयर होल्डर, अगर अप टू 25% है, मतलब मोर देन 10% बट बिलो 25%, तो फिर हम शेयर होल्डर की परमिशन लेंगे। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर शैल बी ऑब्टेन ओनली बाय पोस्टल बैलेट। बेटा वहां पे भी पोस्टल बैलेट ही लिखा था, आई बात समझ में। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करेंगे, कंपनी लॉ में भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कंपनीज एक्ट में भी पूछा जा सकता है कि आप एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाओ इन केस ऑफ बायबैक। बायबैक अगर हम बायबैक कर रहे हैं तो हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाएंगे, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कौन कौन से डिटेल्स होने चाहिए, तो आइए देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हम फॉर्म करेंगे, अच्छा आप लोगों को इतना तो पता है ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंपनी में कोई भी बिजनेस जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हम कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बट जितने भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हैं हम कंपनी की जनरल मीटिंग में, उन सभी के सभी स्पेशल बिजनेस के लिए हम हमेशा शेयर होल्डर्स को नोटिस देते हैं कि सर ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो है वो तो हमें डिस्कस करना ही करना है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, मतलब जो स्पेशल बिजनेसेस हैं, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस डिस्कस करेंगे, और उन स्पेशल बिजनेसेस की डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग के साथ शेयर होल्डर को देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बायबैक के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करेंगे। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात की किस डेट को आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लिया, तो डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच प्रपोजल फॉर बायबैक वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ये लिखो आप। क्यों कर रहे हो भाई, क्या आवश्यकता आन पड़ गई तुम्हारे को, रीजन क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव जो थे उसी में से कोई एक रीजन होगा, वो लिख दो। मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड अंडर द बायबैक एंड इट्स परसेंटेज, कि कितना अमाउंट तुम कर रहे हो। मैक्सिमम प्राइस, किस प्राइस पे आप शेयर्स को परचेज कर रहे हो अपने। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दैट द कंपनी प्रपोजेस टू बायबैक। मेथड ऑफ एडॉप्शन ऑफ बायबैक की क्या होगा। डिटेल्स रिगार्डिंग कि किस एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर कितना होगा, कहीं मैं जो बायबैक कर रही हूँ उसे प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग इतनी तो नहीं बढ़ जाएगी कि बाकी सारे शेयर होल्डर पे वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। इंटीमेशन टू द प्रमोटर एंड पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू टेंडर शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, कि उनके पास कितने हैं और इस डेट पे जिस डेट पे बायबैक कर रहे हैं उस डेट पे कितने शेयर्स होंगे प्रमोटर्स के पास। कंफर्मेशन हम लेंगे कि हमने कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया हुआ है, हमने अपने सारे पेमेंट वगैरह कर दिए हैं, तो अपने क्रेडिटर से हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे। हम अपने क्रेडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे कि आप बता दो कंपनी को, कंपनी बायबैक करने के लिए जा रही है तो कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, कंपनी ने आप लोगों को पेमेंट टाइमली कर रखा है, आप इस चीज़ को बता दो।
फिर अ कंफर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स एंड द प्रोस्पेक्टस, कि कंपनी में सभी के सभी रेगुलेशंस को हम कंप्लाई करें, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो रही है। एंड आगे कहते हैं द इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑन विच जनरल मीटिंग और द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कन्वे देयर विल बी नो ग्राउंड्स ऑन विच कंपनी कुड फाउंड अनेबल टू पे इट्स डेट। मतलब कंपनी के क्या जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो अच्छा है, कंपनी अपने डेट्स को पे करने की कैपेबिलिटी रखती है, ऐसा नहीं कि कंपनी बाईबैक कर रही है, कंपनी अपने कंपनी को बंद करके भागना चाहती है। एज रिगार्ड्स prospectus for the year immediately following that date, they're having their intentions with respect to management, मतलब कंपनी ने मैनेजमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करके रखा हुआ है। हमने डायरेक्टर्स की परमिशन लेके रखी हुई है, कंपनी के लाइबिलिटीज को मिट आउट करके रखा हुआ है, कंपनी की कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी भविष्य में भी अराइज होने वाली नहीं है। इन रिस्पेक्ट एड्रेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कंपनीज ऑडिटर स्टेटिंग दैट, कि कंपनी का जो ऑडिटर है उसने कंपनी के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से चेक कर लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कंपनी बाईबैक कर सकती है, बाईबैक करने के बाद भी इस कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होंगे। ये बात कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा कंपनी का। एंड फिर बाईबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अब आपको देखो ध्यान से, सेबी को भी बताना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा, और कब बताना पड़ेगा? जिस डेट को आपने बोर्ड मीटिंग करी है उसके 48 आवर्स पहले आपको इनको भी बताना पड़ जाएगा। द कंपनी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास होने के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको एक न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, मतलब देसी लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर रही है, सभी के सभी लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारी शेयर्स को वापस करके अपने पैसे ले जा सकते हैं। एंड ये नोटिस हमें मर्चेंट बैंकर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनके थ्रू आएंगे लोग परचेज करने के लिए, वापस करने के लिए। अच्छा आगे मूव करते हैं। द कंपनी शैल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल विद सेबी आ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। बेटा ऑफर लेटर का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शेयर्स को वापस ले रहे हैं, ठीक है, इस रेट पे, इस वैल्यू पे। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, हमारे पास कैपेबिलिटी है अपने पैसों को पे करने की, कोई सॉल्वेंसी वगैरह नहीं हुई है फी वगैरह को पे करने की। एंड सेबी में गिव इट्स कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट लेटर 7 डेज। सेबी आपको 7 दिन में इन्फॉर्म करेगी, बताएगी कि आपको क्या करना है। एंड उसके बाद फिर फाइनली सेबी आपको 7 वर्किंग डेज में ऑर्डर कर देगी, ठीक है तुम अपने बाईबैक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अब आप यहाँ पे बाईबैक कर सकते हो। देखो यहाँ पे द कंपनी विल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने न्यूज़पेपर, मतलब जब रेजोल्यूशन पास हो गया, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन अप टू 10%, स्पेशल रेजोल्यूशन अप टू 25% के लिए ये पास हो गया, तो सेबी ने क्या किया, इसको न्यूज़पेपर में दे दिया कि हम अपने शेयर्स को बाईबैक कर रहे हैं। सेबी ने इसके साथ क्या किया, अपने बैंकर को भी बताया, क्योंकि हो सकता है डीमैट फॉर्म में शेयर सिक्योरिटीज हो, तो बैंकर भी, तो जो इन्वेस्टर है वो बैंकर के पास जाएंगे। ओके मैम, फिर यहाँ पे ये सब करने के बाद कंपनी क्या करेगी, सेबी को ऑफर लेटर देगी, सेबी को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देगी, और सेबी को प्रिस्क्राइब्ड फी देगी जो वो चार्ज करेगा। सेबी आपके उस लेटर को पढ़ेगा, कोई उसमें गलती नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है बाईबैक के लिए, तो सेबी आपको अथोराइज कर देगा। यहाँ पे सेबी ने आपको अथोराइज कर दिया, अब आप बाईबैक के लिए ऑफर कर सकते हो। द लेटर ऑफ ऑफर अलॉन्ग विद द टेंडर फ्रॉम शैल बी डिस्पैच टू द सिक्योरिटी होल्डर विद इन 5 वर्किंग डेज। तो ये 7, जिस डेट को सेबी के ऑर्डर्स आए विद इन 5 वर्किंग डेज आप बाकी लोगों को भी ये लेटर भेज सकते हो कि सर आप अपनी सिक्योरिटीज हमारे को भेज दीजिए। अगर डीमैट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दोगे, और अगर रीमैट फॉर्म में है तो शेयर होल्डर को दोगे। एंड लेटर ऑफ ऑफर में भी डिस्पैच इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, एंड इफ अ शेयर होल्डर टू होम इलेक्ट्रॉनिक लेटर ऑफर इज सर्व डिमांड फिजिकल कॉपी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी शेयर होल्डर अगर इलेक्ट्रॉनिक ना डिमांड करके अगर फिजिकल डिमांड करेगा तो आप फिजिकल भी उसको दोगे, तो फिजिकल देंगे। एंड अब यहाँ पे लेटर मिल गया, यहाँ पे अब एक एस्क्रो अकाउंट खोलोगे, यहाँ पे क्या खोलोगे आप, एस्क्रो अकाउंट खोलोगे, क्योंकि जो पैसा आएगा वो किस चीज़ का पैसा है भाई, एक एस्क्रो अकाउंट खोलोगे, और उस एस्क्रो अकाउंट में कंपनी क्या करेगी, अपने फंड्स को
डाल देगी, उस escrow अकाउंट में कंपनी अपने फंड्स को डाल देगी जिन पैसों से कंपनी को अपने सिक्योरिटीज को बाय बैक करना है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा ध्यान से क्या कहते हैं, अब यहाँ पे एक लिमिट है, ये वाली लिमिट आपके कंपनीज एक्ट में नहीं थी, ये वाली लिमिट जो है वो आपके कंपनीज एक्ट में नहीं थी, तो ये लिमिट हमारे को यहाँ पे याद रखनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें ये लिमिट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का मतलब जब भी कंपनी कोई भी फंड्स को मंगाती है या कोई भी फंड्स को पे करती है तो उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोलती है और उसको एस्क्रो अकाउंट में वो पैसों को डालती है। द कंपनी शुड ऑन और बिफोर द ओपनिंग द ऑफर डिपॉजिट एन एस्क्रो अकाउंट द फॉलोइंग सम ऑफ मनी इफ द कंसिडरेशन पेबल इज अप टू 100 करोड़। अगर 100 करोड़ है, मान लीजिए आप 100 करोड़ के शेयर्स को बाई बैक कर रहे हो, तो फिर 25% शेयर, अब 25% पैसा मतलब 25 करोड़ आपके एस्क्रो अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। एंड द कंसिडरेशन पेबल एक्सीड 100 करोड़, 25% अप टू 100 करोड़ एंड 10% देयर आफ्टर। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किया 150 करोड़ का, ठीक है, 150 करोड़ का किया कंपनी ने, 150 करोड़ के बाई बैक किया। ठीक है, ओके, 150 करोड़ का बाई बैक किया तो कह रहे हैं 100 करोड़ पे 25%, मतलब 25 करोड़ पे एक खाते में गए हमारे और 50 करोड़ एक है, तो इस 50 करोड़ का 10% मतलब 5 करोड़। मतलब कंपनी को अपने एस्क्रो अकाउंट में कितना रखना पड़ेगा बेटा? 30 करोड़ रुपए अपने एस्क्रो अकाउंट में रखने पड़ेंगे इमीडिएटली। जैसे कंपनी ने पब्लिक एट लार्ज को नोटिस दिया, जो इक्विटी होल्डर है उनको नोटिस दिया, तुरंत कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में इतने पैसे आने चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द ऑफर शैल ओपन विद इन 5 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगा फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ लेटर एंड मिनिमम ऑफ अ पीरियड द ऑफर फॉर बाई बैक शैल बी रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज ऑफ बैंक। ठीक है, तो तुरंत मतलब कह रहे हैं 5 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगा मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना 10 के लिए, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। ठीक है, स्पेशल बैंक अकाउंट वही एस्क्रो अकाउंट है, यहाँ पे भी एस्क्रो अकाउंट की बात करें, ये देखो। ठीक है, ये वाला पॉइंट वही पुराना वाला पॉइंट है, तो मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ। ठीक है, द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर्स रिसीव्ड एंड मेक द पेमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज। मतलब शेयर होल्डर ने आपको शेयर्स वापस कर दिए तो आप शेयर होल्डर्स को उनका प्राइस वापस कर दो, कंसिडरेशन वापस कर दो। ठीक है, कंसिडरेशन वापस करके फिर फाइनली इन शेयर्स को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना। कंपनीज एक्ट ने बताया था जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, वापस लाती है, तो इन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पे देखो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज जब आपने सिक्योरिटीज को मंगवा लिया है, देखिएगा द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट so bought back in the presence of registrar to issue and a merchant banker and a statutory auditor। तो ये कह रहे हैं CS होना चाहिए, जब आप अपनी सिक्योरिटीज को जलाओ तब CS प्रेजेंट होना चाहिए, मर्चेंट बैंकर का मैनेजर या जो भी अथोराइज पर्सन है वो होना चाहिए, एंड रजिस्ट्रार होना चाहिए, रजिस्ट्रार टू इशू। ये 3 लोगों के एग्जिस्टेंस में आपको इन शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देना है, जला देना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। हमने कहा था कि हम जो सिक्योरिटीज है उनको बाई बैक कर सकते हैं ओपन मार्केट से, शेयर होल्डर से या ऑड लॉट से। अब ये ऑड लॉट का मतलब क्या होता है? ऑड लॉट का मतलब होता है कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं जिनको हम कुछ ग्रुप में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे बंडल्ड बना देते हैं, बंडल सिक्योरिटीज। तो बंडल सिक्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं लॉट सिक्योरिटीज। आई बात समझ में? बंडल्ड सिक्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं लॉट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो हमारी मार्केट में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉम्बो पैक चलते हैं ना, जैसे कॉम्बो चलते हैं वैसे ही सिक्योरिटी में भी कॉम्बो। अगर इतने शेयर्स इस कंपनी के परचेज करोगे तो इतने के पड़ेंगे, अगर इतने परचेज करोगे तो इतने के पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग बंडल्ड या लॉट्स। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, द प्रोविजन मेंशन अबव फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर शैल बी एज इट इज एप्लीकेबल इन ऑड लॉट बायबैक। ऑड लॉट का मतलब क्या? वेयर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटीज इज लिस्टेड ऑफ अ स्मॉलर देन द मार्केटेबल लॉट्स। ठीक है, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। बंडल बना देते हैं, जब हम बंडल बना देते हैं शेयर्स के तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑड लॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। बस बंडल लॉट का मतलब, ऑड लॉट का मतलब यही होता है कि बंडल में जब हम सिक्योरिटीज को बाय बैक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड लॉट। ठीक है,
पासिंग ऑफ SR एंड OR सेम। देखिएगा पब्लिक है ना, अब OR तो यहाँ पे पास नहीं होगा, यहाँ पे SR पास होगा, ठीक है। हमने SR पास करवाया, मेंबर्स की कंसेंट ले ली, मेंबर्स एग्री हैं वो अपने शेयर्स को बाय बैक करने में, ठीक है। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दी, जिस डेट को SR पास हो गया, जिस डेट को SR पास हो गया, SR पास होने के बाद विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज बेटा हमने क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी न्यूज़पेपर में, हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी बेटा, ठीक है। एंड फाइल अ ड्राफ्ट ऑफर लेटर, ऑफर लेटर हम फाइल करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, सेम का सेम प्रोसीजर, ठीक है। फाइल ऑफर लेटर एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट किसके पास, सेबी के पास करेंगे विद इन 5 डेज, मतलब ये 2 दिन खत्म होने के 5 दिन, विद इन 5 डेज हम क्या करेंगे, अपना डिक्लेरेशन लेटर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल करेंगे किसके पास, सेबी के पास। अच्छा, सेबी में गिव कमेंट्स विद इन 7 डेज, कि मतलब हमने जो लेटर ड्राफ्ट किया है, जो ऑफर लेटर ड्राफ्ट किया है, वो ऑफर लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने सभी कंप्लाइंस किए हुए हैं, ठीक है। एंड अगर कोई चेंजेस लगते हैं तो चेंज के लिए सजेस्ट करेंगे, ये देखो लिखा भी है, अगर कोई चेंजेस लगते हैं तो सेबी चेंज के लिए सजेस्ट करेगी, अगर नहीं लगते हैं तो नहीं करेगी, तो आपको क्या कर देगी, आपको अनाउंस कर देगी, ठीक है, अच्छा जाओ और जाके इस डेट पे बाय बैक कर लो। अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी सूचना दोगे किसको, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को सूचना दोगे विद इन 5 वर्किंग डेज, जिस डेट को सेबी ने आपको ऑर्डर कर दिया है। आप escrow अकाउंट ओपन करोगे, escrow अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करोगे, आप मेंबर्स को, इक्विटी होल्डर्स को लेटर भेजोगे, ठीक है। एंड लेटर भेजने के, ध्यान दीजिए, लेटर भेजा आपने, लेटर भेजने के बाद आप उनसे पैसे मंगवा लोगे, पैसे मंगवाओगे, उनके शेयर्स होंगे, उनके शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करोगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म। सेम प्रोसीजर। अब पूरे चैप्टर को इनमें यहाँ पे समराइज करके लिख दिया, पूरा चैप्टर यहाँ पे समराइज होके फाइनली हमारे पास आ गया, ये पूरा चैप्टर है जो समराइज होके हमारे पास आ गया, ठीक है। जैसे एक बार देख लेते हैं फटाक से, द बाई बैक थ्रू बुक बिल्डिंग। अच्छा, बुक बिल्डिंग क्या होता है समझिएगा ध्यान से, सेम प्रोसीजर, सेम, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बुक बिल्डिंग बस समझ लीजिए मुझसे, फिर मैं बताती हूँ आपको, इसके बाद मुझे आपको बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट खाली बताना। देखो बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बुक बिल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, देखो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस चैप्टर में बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बुक बिल्डिंग में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने शेयर्स को बाई बैक करना चाहते हैं, हम अपने शेयर्स को बाई बैक करना चाहते हैं, बाई बैक करना चाहते हैं, बट बाई बैक के लिए हम प्राइस नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा प्राइस रहे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस दे देते हैं और एक मैक्सिमम प्राइस दे देते हैं, और हम शेयर होल्डर से बोलते हैं आप हमें बिडिंग करो, आप हमें बिड करो, और बिड करके उनके बहुत सारे बिडिंग आए होंगे, उन बिडिंग का हम एवरेज निकाल लेते हैं, और वो जो एवरेज प्राइस आता है उसी पे हम अपने सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुक बिल्डिंग। आई बात समझ में, जब हमारे को अपने शेयर्स के प्राइस में दिक्कत आती है कि किस प्राइस पे हम बुक बिल्डिंग, किस प्राइस पे हम अपने शेयर्स को बाई बैक करें, तो इसके लिए हम लोग बुक बिल्डिंग का प्रोसीजर अपनाते हैं। कहाँ गया बुक बिल्डिंग, देखिएगा ध्यान से, द स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल कब पड़ेगा 25% पे, और बोर्ड रेजोल्यूशन कब पड़ेगा 10%, शुड स्पेसिफाई द मैक्सिमम प्राइस एट विच द बाय बैक विल बी मेड, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस बताया। द कंपनी शुड अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, ठीक है। बेटा यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 प्राइस होंगे, यहाँ पे मिनिमम प्लीज लिख लो इसको, मिनिमम, ठीक है। एंड द डिपॉजिट इन द, अब कंपनी अपॉइंट करेगा मर्चेंट बैंकर को, ठीक है मैम, escrow अकाउंट खुलेगा, हाँ जी मैम, इसके बाद क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, हाँ जी मैम, फिर कॉपी ऑफ अनाउंसमेंट विद इन 2 डेज सेबी को देंगे, ठीक है। बिल्डिंग, बिडिंग, अब यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, बिडिंग का ऑप्शन नहीं आया था, खाली वहाँ पे स्टार्टिंग में खाली रिजोल्यूशन पास करवाया था, मिनिमम और मैक्सिमम का पीरियड, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट नहीं आया था। वहाँ पे कंपनी ने जब बाई बैक किया था तो एक ही प्राइस कोट किया था, यहाँ पे कंपनी 2 प्राइस कोट करेंगे कि मिनिमम प्राइस ये है और मैक्सिमम प्राइस ये है। अब देखो इन्वेस्टर ने बिडिंग करी, बिडिंग, द बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुड बी मेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी, देयर शुड बी एटलीस्ट 30 बिडिंग सेंटर्स, तो आपको एक साथ 30 जगहों पे बिडिंग करवानी पड़ेगी। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक लिंक कंप्यूटर टर्मिनल एट ऑल द बिडिंग सेंटर,
तो ऐसा कैसे होता है बेटा, बिडिंग में बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, और कोई भी कंपनी जो बिडिंग करवा रही है ना, तो उसके इन्वेस्टर्स कहते हैं हम इस प्राइस पे अपने शेयर्स को बेचेंगे, हम इस प्राइस पे बेचेंगे, हम इस प्राइस पे बेचेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम बता देते हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम उन्होंने बता दिया, अब मिनिमम मैक्सिमम से हम एक एवरेज प्राइस क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारा प्रोसीजर सेम होगा, सारा प्रोसीजर सेम होगा, बस खाली ये चीज क्या हो जाएगी, इसमें नहीं आ जाएगी। सारा प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ एक बिडिंग वाली चीज हमारे पास नहीं आ जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर अच्छा, मिनिमम टाइम पीरियड, वहां पे मुझे लग रहा है गड़बड़ लिखा था। मिनिमम टाइम पीरियड बेटा 15 दिनों के लिए ओपन रहता है, मैक्सिमम 30 दिनों के लिए ओपन रहता है। कंपनीज एक्ट में मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मिनिमम 15 दिन के लिए ओपन रहेगा, मैक्सिमम 30 दिन के लिए ये ओपन रहेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आइए आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी, कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे कंपनी को जब कंपनी बाई बैक करेगी। सबसे पहली बात क्या, कि आपको सारी सही इंफॉर्मेशन देनी है अपने इन्वेस्टर को, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप बाई बैक कर रहे हो। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लॉ का वायलेशन ना हो। नो बोनस इशू, जो शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं उन पे कोई भी बोनस इशू नहीं करेंगे हम। कैश कंसिडरेशन, द कंपनी शैल पे कंसिडरेशन ओनली बाई कैश, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार बाईबैक का ऑफर कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, द कंपनी शैल नॉट विड्रॉ द ऑफर लेटर, ध्यान दीजिएगा, अगर बाईबैक का एक बार ऑफर कर दिया तो ये ऑब्लिगेशन बन गया और आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। प्रमोटर कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन बाईबैक, ठीक है, प्रमोटर ग्रुप को पहले ही बता दिया है, हटा दिया है कि इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। फर्दर कैपिटल कैन नॉट बी रेज, मतलब सिमिलर टाइप के शेयर्स को, मतलब एक शेयर्स आप बाईबैक कर रहे हो और सिमिलर टाइप के शेयर्स फिर से इशू कर रहे हो, तो फिर से सिमिलर टाइप के शेयर्स को आपको इशू नहीं करना है। कंप्लायंस ऑफिसर एंड इन्वेस्टर सर्विस सेंटर आप बनाओगे, ताकि किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी पर्सन की कोई ग्रीवेंसेज हैं, शिकायतें हैं, तो उन ग्रीवेंसेज को हम लोग दूर कर सकें। एक्सटिंग्विशमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जब आपका शेयर होल्डर आपको शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा ना, तो आपको उसको एक्सटिंग्विशमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब उसने अपने शेयर सर्टिफिकेट को आपको दे दिया है, उसने पैसे ले लिए हैं, ठीक है, मतलब एक रिसिप्ट देनी पड़ेगी। पब्लिक एडवर्टीजमेंट आफ्टर बाईबैक, द कंपनी शुड इशू विद इन 2 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक अ पब्लिक एडवर्टीजमेंट नेशनल डेली इंटरनेट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, कि हमने इतनी सिक्योरिटीज को बाईबैक कर लिया है, बाईबैक करने के रीजन थे, ठीक है, और हमने कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया हुआ है, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, देखो अगर हमारे पास जो सिक्योरिटीज है वो डीमैट फॉर्म में है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास हमारे मर्चेंट बैंकर के ऑब्लिगेशंस आते हैं। देखिएगा, द मर्चेंट बैंकर शुड इंश्योर कि कंपनी इज एबल टू इम्प्लीमेंट द ऑफर, मतलब कंपनी के पास पैसे हैं और कंपनी बाईबैक को कंप्लीट कर सकती है। एस्क्रो अकाउंट ठीक से मेंटेन किया गया है, कोई उसमें हिला वाली तो नहीं हो रही है, एंड जो भी ऑब्लिगेशंस आपके पास है वो ऑब्लिगेशन कंप्लाई किया। द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बाईबैक इज मेड एंड द लेटर ऑफ ऑफर हैज बीन फाइल इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन, मतलब ऑफर लेटर जो प्रोस्पेक्ट, जैसे देखो जब कंपनी पब्लिक एट लार्ज को शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और जब अपने लोगों से ही डील करती है तो उनको ऑफर लेटर इशू करती है। तो ऑफर लेटर के प्रोविजन को कंप्लाई किया है, इसके लिए भी हम सेबी के रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं आगे। द मर्चेंट बैंकर शुड फर्निश टू सेबी ड्यू डेलिगेंस सर्टिफिकेट, कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, कंपनी ने अपने क्रेडिटर को सेटिस्फाई करके रखा हुआ है, सारे पेमेंट करके रखे हुए हैं, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी फाइल कर दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी अपने बाईबैक को कर सकती है और कर ले, बस खत्म यहीं पे। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके आगे ये सब मैंने बता रखा है कि भाई फिर से यहीं पे आ जाता है कि क्या कहते हैं, रेगुलेशन को कंप्लाई किया है, ट्रू एंड फेयर, रेगुलेशन को कंप्लाई किया, तो मतलब 6 वाला पॉइंट भी यहीं आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, आगे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, जब सेबी के रेगुलेशन को कंप्लाई करोगे तो कंपनीज एक्ट को तो कंप्लाई करोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रोविजन है, और यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ 6, 7 और 8th पॉइंट की, तो 6, 7 और 8th पॉइंट को यहीं पे हम कंप्लाई करवा देते हैं। जहाँ पे ड्यू डेलिगेंस सर्टिफिकेट आता है, तो ड्यू डेलिगेंस सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपने लॉस को कंप्लाई किया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। मतलब ये चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ये चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं था, बस आप लोगों को क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पे ऑफ कोर्स मुझे पढ़ाना था, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाती तो आप खुद से नहीं पढ़ पाते। 2 कॉन्सेप्ट इसमें नए थे सेबी को लेके, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया।
ना ना, आप लो ना। आज की क्लास फिर हमारी यहीं तक के लिए रहेगी, ठीक है। और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। चलिए देखते हैं कि कितने चैप्टर हमारे हो गए। एक बार चैप्टर 1 हो गया हम लोगों का, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, और हमारे पास हो गए कौन से चैप्टर, चैप्टर 4 हो गया हमारे पास, चैप्टर 1998, चैप्टर ये वाला 7 हो गया, बाई बैक है ना, चैप्टर 7 हो गया। एंड इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ये हो गए, है ना। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पार्ट ए में, तो हमारे पार्ट ए में एक चैप्टर हमारा 11 बचा हुआ, नहीं 11 तो हो गया, कल मैंने अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड कर दूंगी, 11 भी हो गया। तो मेरे पास चैप्टर कितने बचे, एक बचा हमारे पास 9 चैप्टर, एक बचा हमारे पास 1 2 3 नहीं 3 4 5 5 और 2 7, 7 चैप्टर्स हमारे बचे हुए, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली ना आपकी क्लासेस क्या कहते हैं, मैंने इधर 2-3 दिन नहीं लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं थोड़ा सा बीमार थी, इस वजह से मैंने क्लासेस नहीं ली थी, ठीक है। हालांकि ऐसे छोटे छोटे क्लासेस मैं ले लूँगी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने क्लासेस नहीं ली थी। खैर, तो आज की क्लास में अभी घर पे आप बैठ के ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सारा सिलेबस सिक्योरिटीज मार्केट का, आप कितने चैप्टर बचे ही, 7 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, मतलब आधे आधे घंटे के चैप्टर हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही दिन 3-4 घंटे की क्लास लेके मैं आपके 4 से 5 चैप्टर खत्म कर दूँ, है ना। फिर आप लोग उनको आराम से घर पे बैठ के रिवाइज करते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी आज की क्लास फिर यहीं तक के लिए, घर जाइए, ये चैप्टर को रिवाइज करिए। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, ईसॉप के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयज बेनिफिट के रिगार्डिंग, मैंने आपको ये चैप्टर होमवर्क दिया था कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ा था आप लोगों ने ये चैप्टर? खैर मैं पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, बट एक बार आप भी रीड करिएगा, क्योंकि मैंने ईसॉप के टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कस करके रखे हुए, और यहाँ पे सारे ईसॉप के टॉपिक्स पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए फिर बेटा इतना ही, बाय बाय।